दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ओडिशा में हुए रेल हादसे के बारे में। क्या ये रेल हादसा एकमात्र दुर्घटना थी या फिर सोची समझी चाल थी? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पूरी तरीके से जानेंगे कि आखिर ये रेल हादसा कैसे हुआ और कवच प्रणाली कहाँ थी उस वक्त, जो कहा जा रहा था कि कवच के द्वारा रेल हादसे टाले जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये रेल हादसा क्यों नहीं टला। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये रेल हादसा हमें एक और रेल हादसे की याद दिलाता है जो आज ही की डेट 6 जून 1981 को हुआ था। उस रेल हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था, जिसमें ट्रेन के 60 डिब्बे उतरकर नदी में समा गए थे और कम से कम 800 से 1000 यात्रियों की उसमें मौत हो गई थी। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कोरोमंडल रेल हादसे के बारे में। दोस्तों शुक्रवार 2 जून को हावड़ा के पास शालीमार रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 12841 शालीमार मद्रास कोरोमंडल अपने निर्धारित समय पर स्टेशन से निकली। दोस्तों इस 23 डब्बे की ट्रेन को अप लाइन पर बालासोर, कटक, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा होते हुए चेन्नई पहुंचना था और महज 3 मिनट की देरी से खड़गपुर स्टेशन पहुंची। ये ट्रेन शाम 7 बजे बालासोर के महानगर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। इस ट्रेन को महानगर रेलवे स्टेशन पर बिना रुके सीधे आगे निकल जाना था, लेकिन ये मेन लाइन की जगह लूप लाइन पर चली गई और इसी स्टेशन पर लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। तेज चल रही कोरोमंडल एक्सप्रेस ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। दोस्तों अगर ऑल ऑफ इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन की माने तो वहां के महामंत्री शिव गोपाल जी ने यह बताया कि तकनीकी खराबी के कारण कोरोमंडल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी गई या फिर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये ट्रेन मेन लाइन की बजाय लूप लाइन में चली गई, जिससे ये इतना बड़ा हादसा हुआ। दोस्तों जब तेज चल रही कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई तो उसके 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, यहाँ तक कि कुछ डिब्बे दूसरी लाइन के अप डाउन तक पहुंच गए, जहां दूसरी तरफ आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए। ठीक इसी वक्त यशवंतपुर से हावड़ा की ओर आ रही ट्रेन नंबर 12864 यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस इसी लाइन पर आ रही थी। यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के हादसे वाली जगह को क्रॉस कर रही थी और 22 डब्बों की ये ट्रेन 4 घंटे देरी से चल रही थी और ज्यादातर इसका हिस्सा हादसे वाली जगह से आगे निकल चुका था। और तभी उस वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस का हादसा हुआ, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे उतरकर यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के डिब्बों से टकरा गए और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के भी 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। लेकिन दोस्तों इन सब हादसों के बीच में एक बात नोटिस करने योग्य है कि अगर कोई ट्रेन किसी ट्रैक पर खड़ी होती है तो उस ट्रैक पर दूसरी ट्रेन ना आ सके, इसके लिए पॉइंट रिवर्स दिया जाता है। अगर किसी भी तकनीकी खराबी के कारण ऐसा नहीं हो तो जब भी उस ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन आती है तो तुरंत रेड सिग्नल दे दिया जाता है ताकि कोई भी दूसरी ट्रेन उस ट्रैक पर ना आ सके। फिलहाल रेल मंत्रालय की तरफ से अभी कोई भी जवाब नहीं दिया गया है, इस पर जांच चल रही है और हमें सरकार पर यकीन है कि बहुत ही जल्द जो भी दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं आखिर जब यह हादसा हुआ तो उस वक्त ट्रेनों की स्पीड क्या रही होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक 15 दिन पहले ही इस ट्रैक की स्पीड बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गई थी। हादसे के वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस की स्पीड 128 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो वहीं दूसरी ट्रेन की स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। इसी स्पीड की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस का काफी नुकसान हुआ और इसी स्पीड की वजह से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के कई डिब्बे आगे निकल चुके थे और इसका केवल पिछला हिस्सा ही हादसे का शिकार हुआ। और इन सब में खास बात यह है कि हादसे का शिकार हुई दोनों ही ट्रेनें LHB कोच की थी। LHB मतलब लिंके हाफमैन बुश। दोस्तों ये कोच जर्मन डिजाइन के कोच होते हैं जो हादसों के लिहाज से ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। रेलवे के पुराने ICF डिजाइन के कोच के मुकाबले LHB कोच ज्यादा सुरक्षित होते हैं। ये हादसे के वक्त एक दूसरे डिब्बे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं और इसमें किसी भी डिब्बे के दबने का खतरा नहीं होता है, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए काफी उचित माना जाता है। लेकिन दोस्तों ओडिशा के इस ट्रेन हादसे से पता चलता है कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के डिब्बे के ऊपर चढ़ गया, जिसके बाद इंजन के पीछे के डिब्बे आपस में टकराने के बाद दब गए। चलिए अब बात करते हैं आखिर राजनीति की, क्योंकि जब भी हमारे देश में कोई भी हादसा होता है तो राजनीति स्तर काफी गर्मा जाता है और उस वक्त एक दूसरे की मदद करने की बजाय एक दूसरे पर तंज कसे जाते हैं। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी ने सरकार पर सवाल खड़ा किया है कि सरकार करोड़ों रुपए नेताओं की जासूसी में तो खर्च कर रही है, लेकिन ऐसे हादसे रोकने के लिए ट्रेनों में एंटी कोलिजन डिवाइस लगाने की जरूरत को नजरअंदाज कर रही है। तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि जिन लोगों ने रेलवे व्यवस्था को चौपट किया है उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। और जब से ये खबर सोशल मीडिया पर फैली तब से काफी सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ कई राजनीतिक पार्टियां रेलवे मंत्री की इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। लोग भारत में रेल मंत्रियों के इस्तीफों के पुराने वाक्यों का हवाला देकर रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग उठा रहे हैं। दोस्तों इस हादसे के बाद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव घटना स्थल पर पहुंच गए और उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा इस तरह के हादसा दोबारा ना हो इसकी कोशिश भी की जाएगी। लेकिन सवाल ये भी है कि नैतिक आधार पर इस्तीफा देने से क्या स्थिति वाकई सुधर जाएगी? आपको क्या लगता है?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं अब कवच के बारे में। दोस्तों इस वक्त कवच की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने तो कवच प्रणाली के बारे में बताया था जिससे ट्रेन हादसे रोके जा सकते हैं, तो फिर वहां कवच प्रणाली काम क्यों नहीं करी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस ट्रैक पर कोई भी कवच प्रणाली नहीं थी। ये सब राजनीतिक दल अपने अपने फायदे के लिए ऐसी ऐसी खबरें फैलाते हैं। और अंत में मैं यही कहूंगा कि जब भी हमारे देश में ऐसे कोई हादसे हो तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से बेहतर है हम एक दूसरे के साथ खड़े हों। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।